कहने तो हमारा जो समाज होता है आज के युग में काफ़ी शिक्षित हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग रीत और रिवाजों में और संस्कारों में बंधकर ऐसा कुकर्म कर बैठते हैं, जिसकी वजह से लोगों के सोचने पर जो सपने होते पूरी तरह से मजबूर हो पड़ते हैं। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने रिश्तों के आड़ में ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से वह इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो वीडियो है या काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उसी में जाना माना एक ज़िला है उन्नाव, और ठीक उसी में ही एक पूरन नगर जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव होते, जिसकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होता है। अब उनकी अपनी पत्नी भी होती है इंदिरा, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होता है। प्रकाश चंद्र के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम होता है आलोक श्रीवास्तव और बेटी का नाम होता है ज्योति श्रीवास्तव। बेटी अपने ही ससुराल में खुशीमय तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताती है, लेकिन इधर प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जो होते हैं पास एक राजकीय औषधालय होता है, उसी में जाकर मौके पर एक बड़वाई की नौकरी करते हैं। लेकिन उनका जो अपना बेटा होता है इधर आलोक, वहीं लुइया खेड़ा में ही एक मौके पर कंप्यूटर की दुकान खोल रखा होता है। अब रोज़ सुबह दोनों निकलते हैं, निकलने के बाद रात बिरात ही घर वापस अब लौट पाते थे। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अब 28 जनवरी का ही। अब सुबह का टाइम होता है, तो इधर प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जो होते हैं अब उसी वक्त राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय चले जाते हैं। उनका जो बेटा होता है आलोक अब लुइया खेड़ा चला जाता है अपने कंप्यूटर के दुकान पर। अब इधर जैसे ही अब दोपहर का टाइम होता है, उसी वक्त आलोक सोचता है क्यों ना घर फ़ोन कर लिया जाए, हमें एक काम आन पड़ा है तो उसकी जानकारी ले लिया जाए। और इसी वक्त आलोक जो होता है अपने घर फ़ोन करता है और अपनी माँ इंदिरा के पास। मौके पर घंटी तो बजता है, लेकिन रिसीव करने वाला कोई नहीं होता है। 2-3 बार कॉल करता आलोक, लेकिन रिसीव कोई नहीं करता, जिसकी वजह से आलोक जो होता उसी वक्त अपना सारा काम धाम छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद ठीक जो होता पूरन नगर के ही अपने ही मकान में दाखिल हो जाता है। और जैसे ही दाखिल होता है, जो फर्श होता है उसी फर्श पर उसकी जो अपनी माँ होती है इंदिरा पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ी होती हैं। और तुरंत आलोक जो होता वहीं चीख पड़ता है, और चीख की जो आवाज़ होती है मोहल्ले वालों को लग जाती है। मोहल्ले वाले जब खबर पाते हैं वह भी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त चंद मिनट के अंदर जो होता प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव भी पहुंच जाते हैं और अपनी पत्नी इंदिरा को देखते वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। प्रकाश चंद्र पहली नज़र में अपनी पत्नी इंदिरा को जब देखते हैं, उनको पूरी तरह से यकीन हो जाता कि हमारी जो पत्नी उसकी मौत हत्या से की गई है। और कमरे के उसी वक्त जाकर प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जो होते हैं अपने हिसाब से निरीक्षण भी करते हैं। पता चलता एक अलमारी होता हुआ अलमारी पूरी तरह से अब खोला होता है, लेकिन उसमें कुछ गहने होते, कुछ रुपए होते मौके पर गायब होते हैं। उनको यकीन हो जाता यह जो मामला होता पूरी तरह से लूटपाट के इरादे से हुआ होगा। और उसी वक्त जो होता है अब प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव मौके पर इसकी जो सूचना होता है अपने नज़दीकी कोतवाली में दे देते हैं। और वहाँ के इधर कोतवाल साहब होते हैं धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी, वह भी खबर पाते हैं, अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक पूरन नगर पहुंच जाते हैं। और इधर प्रकाश चंद्र के घर के सामने खड़े होते देखते वहाँ भीड़ लगा हुआ, अंदर दाखिल होते हैं। जो फर्श होता है उसी फर्श पर इंदिरा की बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में मृत अवस्था में पड़ा होता है। अब इस तरह का नज़ारा देखकर इधर धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी जो होते काफ़ी सन्नस रह जाते हैं। और उसी वक्त वहाँ जाकर प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव से सारी बात की जानकारी लेते हैं। तो पता चलता है घर में एक अलमारी होता है पूरी तरह से खुला होता है, उसमें कुछ गहने होते वह
भी गायब होते हैं और कुछ पैसे होते हैं थोड़े बहुत वह भी गायब होते हैं। और साथ में यह बात पुलिस के सामने निकल के आ जाता है कि इधर इंदिरा के पास एक पर्सनल मोबाइल भी होता है, वह भी गायब होता है। पुलिस टीम समझ जाती है कि बस करो, यह जो हत्या है हमें लग रहा पूरी तरह से लूटपाट के इरादे से किया गया होगा। लेकिन इंदिरा ने उस अपराधी के सामने अपने आप को बचाव के लिए काफ़ी संघर्ष का सामना तो किया होगा। पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल का अपने हिसाब से तौर तरीके से निरीक्षण करती है और निरीक्षण करने के बाद वहीं बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर नज़दीकी ही सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। और इधर पुलिस की टीम जो होती है अब आलोक को साथ लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। आलोक के तहरीर पर अज्ञात हत्या के विरुद्ध और लूटपाट का मुकदमा धारा 302 और 201 के तहत अब दर्ज कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता है कि जब तक इंदिरा का मोबाइल पुलिस की टीम अपने कब्जे में ना ले लेती तब तक हत्यारे तक पहुँचना पुलिस को भी नामुमकिन लग रहा था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब इंदिरा के मोबाइल नंबर को उसी वक्त सर्विलांस पे लगा देती है। अब इस मकसद को यही समझ बैठती कि बस करो, जब तक इधर मोबाइल अपने कब्जे में नहीं आ जाता है तब तक हम हत्यारे तक कतई पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उस मोबाइल को उसी वक्त सर्विलांस पे लगा देती है। और लेकिन जब कॉल करती है तो इधर इंदिरा का जो मोबाइल होता है मौके पर बंद बता देता है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर मैकब्रो को भी अलर्ट कर देती है, पता करिए कहीं इंदिरा का कोई किसी के साथ रंजिश तो है नहीं। इसी बात की जानकारी लेने के लिए मुखबिर भी लग जाते हैं और पुलिस की जो टीम होती है इधर इंदिरा के मोबाइल को अपने कब्जे में ले लेने के लिए सर्विलांस की मदद तौर तरीके से लेती है। लगभग 1 महीने का वक्त बीत जाता है और तभी ठीक जो होता है 1 महीने बाद इंदिरा का अचानक मोबाइल जाकर मौके पर एक्टिवेट हो जाता है। और जब पुलिस की टीम सर्विलांस की मदद से देखती है तो पता चलता है इंदिरा का जो मोबाइल होता जाकर ठीक अब कानपुर के ही एक नौबस्ता जाना माना अब थाना पड़ता है, ठीक उसी इलाके का जाकर एक एरिया उसी में एक्टिवेट दिखा रहा है। और पुलिस की जो टीम होती है ठीक सर्विलांस की मदद से अब नौबस्ता पहुंच जाती है और वहीं से उस मोबाइल के थ्रू जो होता है उस व्यक्ति को भी कब्जे में ले लेती है। लेकिन जब पूछताछ के पता चलता है कि वह तो एक मोबाइल का दुकानदार होता है। लेकिन पुलिस की टीम जब उस पर सख्ती दिखाती है तो दुकानदार कहीं लग जाता कि साहब हमने यह जो मोबाइल होता है ठीक है पिंटू सिंह चंदेल से ख़रीदा हुआ है। और पुलिस की टीम जैसे ही पिंटू सिंह चंदेल के बारे में नाम पता उस दुकानदार से लेती है तो पुलिस की जो टीम होती है ठीक है 3 मार्च को ही और नौबस्ता पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद ठीक जो होता है वहीं एक चाय की दुकान होता है, उसी चाय की दुकान से पिंटू सिंह चंदेल को कस्टडी में ले लेती है। और लेने के बाद ठीक जो होता है अब इधर कोतवाली पहुंच जाती है और वहां पिंटू सिंह चंदेल से पूछताछ जब किया जाता है तो चंद मिनट के अंदर जो होता है इधर अब जाकर इंदिरा की हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने उसी वक्त कहने लग जाता कि साहब इंदिरा का ही एक अपनी बहन है, उन्हीं का अपना बेटा विनय श्रीवास्तव है, साहब उसी के साथ मिलकर हमने इंदिरा की हत्या की है। और पुलिस की टीम के सामने जैसे ही अब विनय का नाम आता पुलिस की जो टीम होती है विनय को अपने कस्टडी में लेने के लिए उसके ही ठिकाने पहुंच जाती है। लेकिन पता चलता है विनय तो वहां नहीं। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसका कैसे न तैसे कर मोबाइल नंबर अपने कब्जे में लेती और लेने के बाद उसकी तलाशी सर्विलांस की मदद से की जाती है। मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया जाता है। हम मुखबिर काफ़ी मेहनत करते हैं और तभी 10 दिन बाद ठीक 13 मार्च को ही मुखबिर के द्वारा पता चल जाता है कि एक जो होता है गिमटी पर पास जाकर मौके पर विनय श्रीवास्तव खड़ा हुआ है। पुलिस की टीम वहीं से विनय को कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंचती है। लेकिन विनय जैसे ही पिंटू सिंह चंदेल को देखता है सारा माजरा समझ जाता है। बिना किसी शक्ति दबाव के अपनी ही मौसी इधर इंदिरा की हत्या का जुल्म अब कबूल कर लेता है। अब लेकिन दोनों जो मिलकर सच्चाई रखते हैं सुनने के बाद लोगों का जो रोंगटे होते हैं वह खड़े से हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना एक ज़िला पड़ता है कानपुर और ठीक उसी में ही नौबस्ता एक जाना माना थाना पड़ता है और वहीं एक सरस्वती नगर जाना माना इलाका भी पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले अरुण कुमार श्रीवास्तव होते हैं। उनकी अपनी पत्नी भी होती है मंजू लता। लेकिन उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं जिसमें तीनों के तीनों अब बेटे होते हैं। लेकिन इधर अरुण कुमार श्रीवास्तव जो होते हैं पास ही लोहिया फैक्ट्री होता है उसी में जाकर मौके पर नौकरी किया करते थे। लेकिन उनका अपना जो सबसे बड़ा बेटा होता है जिसका नाम विकास होता है और जो मझिला बेटा होता है जिसका नाम विनय होता है और सबसे छोटा बेटा होता है विनीत। लेकिन विनय जो होता है इधर पास ही एक जूते का फैक्ट्री होता है उसी में जाकर मौके पर मेहनत मजदूरी किया करता था। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है विकास लिटिल स्टार एक स्कूल होता उसी में जाकर मौके पर अभी ड्यूटी करता था। लेकिन उनका अपना जो सबसे छोटा बेटा होता है विनीत वह जाकर अपने ही एरिया में बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद एक लैपटॉप की दुकान खोलकर मौके पर अपनी ज़िंदगी चलाया गया करता था।
लेकिन इसी बीच मैं बात कर रहा हूँ घटना से ठीक 6 साल पहले का है। इधर जो होता है विनय के ही अपने मौसियार के गांव अब पूरन नगर काफ़ी आना जाना होता है। उसकी अपनी मौसी होती है इंदिरा। आने जाने की वजह से उसका पहचान जो होता है काफ़ी तौर तरीके से बन जाता है। और इसी बीच जो होता है उसकी मौसी अपनी तरफ से हर कोशिश करती कि जल्द जल्द विनय के पढ़ाई के खर्चा और सारे मजबूरियों को हम सहन पान कर सकें। लेकिन इधर इंदिरा को जो अपने पति होता है मौके पर ज़्यादातर ड्यूटी की वजह से इंदिरा के ऊपर कम ध्यान पे पाता है। लेकिन इधर जब जैसे सन्नाटे का वक्त होता है तो इंदिरा की जो चाहत होती है और बढ़ जाती है। तो इसी बीच उसकी जो नज़र होती है जाकर अपनी बहनोई के बेटे इधर जाकर अब विनय के ऊपर पड़ जाता है। और पड़ने की वजह से मुँह माया जो होता है बड़ी जल्दी विनय के ऊपर पहुँच जाता है, जिसकी वजह से आए दिन जो होता है सेवा पानी में कोई कसर नहीं छोड़ती। और विनय भी समझ जाता कि विनय जो होता है कुंवारेपन की तरह अपनी ज़िंदगी बिताता है। वक्त बीतने लग जाता है, लेकिन वक्त की वजह से इधर विनय भी समझ जाता है कि इंदिरा की नज़र हमारे ऊपर कैसे पड़ी है। लेकिन इसी बीच इंदिरा जो होती है विनय को अपने साथ कभी मार्केट ले जाती, कभी मॉल ले जाती, और यही सब नज़ारा देखकर इधर विनय भी समझ जाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच अब रिश्ते भी पनप जाते हैं। यह सिलसिला चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है। लेकिन इसी बीच विनय को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती दिल खोल के इधर इंदिरा के सामने कह देता। इंदिरा बेधड़क तरीके से अब विनय की मदद करती थी। धीरे धीरे विनय जो होता है पैसे का लती हो जाता। इंदिरा जो होती है अपने रात के लिए एक लती बना लेती है। दोनों का लती दोनों की दूरियां को पनपा देता है। लेकिन यह सिलसिला चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है। लेकिन इसी बीच विनय का एक अपना करीबी दोस्त होता है जो कानपुर के ही जो बिधनु सफाई पड़ता है वहीं का रहने वाला वीरेंद्र सिंह चंदेल, उनका अपना बेटा होता है अब इधर पिंटू सिंह चंदेल। लेकिन पिंटू सिंह चंदेल जो होता है मौके पर बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद वह अपने ही इलाके में जाकर एक चाय की दुकान खोल लेता है। और उसी चाय की वजह से उसका जो होता है खर्चा तौर तरीके से चल पड़ता था। लेकिन इधर विनय एक मौके पर क्रिकेटर का प्रेमी होता है, जिसकी वजह से उसका अपने ही दोस्त अब पिंटू से काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना होता है। दोस्ती के नाते दोनों साथ ही क्रिकेट खेला पहला करते थे, दोनों का एक साथ मौके पर आया जाना होता था, जिसकी वजह से इधर चंदेल के साथ मतलब विनय का दोस्ती बन जाता है। और पिंटू और विनय दोनों एक दूसरे के हित व्यवहारी बन जाते हैं। लेकिन इसी बीच खुद जो होता है पिंटू अब जाकर विनय को एक राय मशवरा देता है, कहने लग जाता है कि यार अगर तुम अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हो तो इसकी वजह तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। और यह बात जैसे ही विनय सुनता कहने लग जाता कि हम तैयार हैं, और कहने लग जाता कि तुम्हें सिर्फ 15,000 रुपये का जुगाड़ पानी तो करना पड़ेगा और उसी से हम तुम्हें चाय की दुकान खुलवा देंगे। और यह बात जब विनय सुनता कहने लग जाता कि ठीक है हम जुगाड़ पानी कर लेंगे। लेकिन उधर पिंटू कह देता है कि इसके लिए तुम किससे पैसे मांगोगे, क्योंकि तुम्हारा कोई ऐसा हमारे अलावा दोस्त नहीं है। लेकिन विनय जब यह बात सुनता कि इसके लिए हमें अपने मौसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, और यह बात जो होता वहीं पिंटू बार बार कहता है कि तुम्हारी मौसी अब कतई तुम्हें पैसा नहीं दे पाएंगी क्योंकि तुमसे ऊब चुकी हैं। और यह बात जब विनय सुनता करने लग जाता कि नहीं पैसे तो हमें मिल जाएंगे। और तभी ठीक जो होता है जैसे 27 जनवरी का दिन होता है, तो उसी दिन जो होता है इधर विनय खुद बाइक लेकर निकलता है, उन्नाव पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद अपनी मौसी के सामने तुरंत पैसे की मांग करता है। लेकिन उसी वक्त उसकी जो मौसी होती है पैसे देने से इनकार कर जाती है, कहने लग जाती है कि अब हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते हैं क्योंकि तुमने हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन इस तरह की बात सुनने के बाद विनय वहाँ का बक्का रह जाता है, और जब पैसे नहीं पाता तो वहीं अपनी मौसी से झगड़े तड़ाड़ करता है। तुरंत अपने दोस्त पिंटू के पास आता है, और पिंटू जब बात सुनता है काफ़ी तरह के उसके सामने ऐसी ऐसी बात कर जिसकी वजह से वहीं इधर विनय अपनी मौसी के लिए गुस्सा खाए बैठ जाता है। और उसी समय बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता है, कहने लग जाता है कि जिसकी वजह से हमारी बदनामी हुई है उसको हम इस दुनिया से हटा के मानेंगे। क्योंकि उसको पता होता है कि मौसी के पास काफ़ी सारे पैसे भी हैं और गहने भी हैं, अगर हमारे हाथ लग गए तो अपना दुकान तौर तरीके से खोल भी पाएंगे और आगे चल कर चला पाएंगे। यही सब सोच साच कर विनय जो होता है अब जाता है पिंटू सिंह चंदेल के सामने, अपनी दिल की सारी बात खोल के रख देता है। और जैसे पिंटू सिंह चंदेल सुनता है तो उसके बाद में हामी भर लेता है, और दोनों मिलकर खतरनाक और प्लान बनाते हैं। और इसी प्लान के तहत जो होता है अब जैसे ही 28 जनवरी का ही सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त पिंटू सिंह चंदेल जो होता है सीधा का सीधा विनय के कमरे पर पहुंचता है। अब पहुंचने के बाद जो होता है विनय को अपने साथ लेता, और विनय पिंटू सिंह चंदेल को साथ लेता और एक ट्रक पर बैठ जाता है। और ट्रक के सहारे जो होता है अब कानपुर से उन्नाव पहुंच जाता है, और वहां से उन्नाव पहुंचने के बाद सीधा का सीधा पूरन नगर पहुंच जाता है। और वही लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमारी जो अपनी मौसा है मौके पर प्रकाश चंद श्रीवास्तव अब राजकीय और वैदिक अवसाधना लग गए होंगे, और अपना जो मौसेरा भाई है मौके पर वह भी अब लुलू खेड़ा
गया होगा अपने कंप्यूटर की दुकान पर। यही सब सोच साज कर विनय और इधर पिंटू दोनों एक साथ अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन इधर जैसे इंदिरा दोनों को देखती है उसी समय खुशी हो जाती है उसको कि हमारा चलो यहाँ पर बहन का बेटा अंदर दाखिल हो गया। यही बात सोचकर मान सम्मान देती है। और लेकिन दोनों के मन में और कुछ चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे इंदिरा रसोई की तरफ जाती है तो इधर अब विनय जो होता है पिंटू को इशारा मारता है और विनय और पिंटू दोनों उसी वक्त तैयार हो जाते हैं और अपने पास रखे हुए एक जो होता रुमाल लेते हैं और किचन में पहुंचते हैं। वहीं पीछे से तुरंत दोनों जो होते हैं सहारा लेते हैं रुमाल का और गला दबा कर हत्या की कोशिश करते हैं। लेकिन इधर पता चलता है कि वह दोनों की वजह से बेहोशी की अवस्था में आ चुकी है। लेकिन दोनों यह देखकर नज़ारा सनस रह जाते हैं, कहीं अगर होश आ गया तो हमारे सारे मामले चंद मिनट के अंदर उजागर हो जाएंगे। लेकिन इधर पिंटू अपनी आंखों से इशारा मारता है और विनय समझ जाता है। विनय वहीं पास से एक भारी भरकम वजनदार हथियार लेता है, उसी से ले जाकर बार बार जो होता है इंदिरा के सर पर प्रहार करता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ब्लड बहते हैं और चंद मिनट के अंदर जो होता है हमेशा हमेशा के लिए इंदिरा मौत की नींद में सो जाती है। और इधर विनय जो होता है इंदिरा का मोबाइल अपने कब्जे में लेता है। पास अलमारी होता है, उस अलमारी को खोलता है तो उसमें काफ़ी सारे गहने होते हैं और ठीक 1500 रुपये ही निकलते हैं। लेकिन इधर विनय और पिंटू को यही उम्मीद थी कि कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये तो मिल ही जाएंगे। लेकिन वह उतने पैसे लेकर संतोष कर लेते हैं और दोनों मौके पर मोबाइल लेकर वहां से बाहर से कुंडी मारकर और अपनी उसी ट्रक पर फरार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही आलोक घर पहुंचता सारा नज़ारा देख लेता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने या घटने की जो सच्चाई होती है 1.5 महीने में भले आती है, लेकिन सच्चाई सबको हिला भी जाती है। और पुलिस की जो टीम होती है और पिंटू सिंह चंदेल और साथ में विनय श्रीवास्तव को अपनी कस्टडी में लेती है, ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।